प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 12 हिस्ट्री इतिहास का जो चैप्टर नंबर 2 है आपके राजा, किसान और नगर, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 12 हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है आपके ईंट, मनके और अस्थियां, वो वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है, उन नोट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 12 हिस्ट्री इतिहास का जो चैप्टर नंबर 2 है आपके अध्याय 2 है राजा, किसान और नगर, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, जो बेस्ट नोट्स हैं जिनको पढ़कर आप हिस्ट्री के अंदर अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, फुल मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, तो उस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो राजा, किसान और नगर, ये आपके एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास का जो चैप्टर नंबर 2 है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिसेप और पियदसी, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिसेप और पियदसी क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का प्रयोग सर्वप्रथम अभिलेखों व सिक्कों पर किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप सेकंड देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिसेप ने पाया कि अधिकांश अभिलेखों व सिक्कों पर पियदसी यानी मनोहर मुखाकृति राजा का उल्लेख है और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक राज्य और 16 महाजनपद, प्रारंभिक राज्य और 16 महाजनपद, इनके बारे में भी आप अच्छे से याद करें। तो इस साइड में आपके महाजनपद है और उसके बराबर में आपकी राजधानी है। तो यहाँ पर देखिए अंग जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है, चंपा। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के आपके 100% चांस हैं। और मगध जो महाजनपद है उसकी राजधानी है राजगृह या गिरिव्रज भी बोल सकते हैं या पाटलिपुत्र भी बोल सकते हैं। और जो काशी महाजनपद है उसकी राजधानी है वाराणसी। और कौशल महाजनपद है उसकी राजधानी है आपके श्रावस्ती। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है कि जो वज्जी महाजनपद है उसकी राजधानी है वैशाली। और मल जो महाजनपद है उसकी राजधानी है कुशावती। और चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती। और वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। और कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और पांचाल जो महाजनपद है उसकी राजधानी है अहिच्छत्र या काम्पिल्ले। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी आपकी विराटनगर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और सूरसेन है, ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस महाजनपद की राजधानी क्या होगी, मथुरा। और अस्मक की होगी पोतन या पैठन। और अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। और गंधार महाजनपद है उसकी राजधानी तक्षशिला। और कंबोज महाजनपद की राजधानी है हाटक या राजपुर। तो 16 महाजनपद है, इनकी राजधानी सहित आपको याद करना है। उसके बाद में भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व को एक परिवर्तन काल माना जाता है। और इस काल में आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग व सिक्कों का विकास हुआ। और इस काल में बौद्ध तथा जैन धर्म का विकास हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो 16 महाजनपद है, उनका वर्णन कौन कौन से ग्रंथों में मिलता है, एक तो बौद्ध और एक दूसरा है आपके जैन, यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इन ग्रंथों में महाजनपदों के नामों की सूची समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल,
कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती के नाम दोनों ग्रंथों में हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन से लिखा है, तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको जरूर याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, और साथ साथ में इन नोट्स को लिख भी सकते हैं आप, और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। अधिकांश महाजनपदों पर राजा शासन करते थे, यानी अधिकांश जो महाजनपद थे उन पर राजा है वो शासन करते थे, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी इन्हीं गणों से संबंधित थे। इनमें से कई राज्य 1000 साल तक बने रहे। उसके बाद में अभिलेख के बारे में दे रखा है, तो अभिलेख के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ऐसा लेख जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे, और प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं मानी जाती हैं। और उसके बाद में जनपद के बारे में दे रखा है, तो जनपद के बारे में भी आप देख सकते हैं कि जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है आपको कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसके रख रखाव के लिए सेना और नौकरशाही होती थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र ग्रंथ यानी संस्कृत की रचना शुरू की, जिसमें शासक व अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया, और शासक क्षत्रिय वर्ग के ही होंगे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में दे रखा है कि शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर व भेंट वसूल करना होता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना व नौकरशाही तंत्र है वो तैयार कर लिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। तो 16 जो महाजनपद है उनमें प्रथम कौन था? मगध महाजनपद था। ओके, तो 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध यानी आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद था। और मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार, तो आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार जो मगध महाजनपद था उसके शक्तिशाली मजबूत होने के क्या रीजन थे, क्या कारण थे? तो वो कारण भी आप देख सकते हैं। इसमें पहला कारण क्या था कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी थी, लोहे की खानों यानी आधुनिक झारखंड उपलब्ध थी, और जिसके उपकरण व हथियार बनाना आसान था। और नेक्स्ट जो रीजन है वो दे रखा है जंगली क्षेत्रों से हाथी उपलब्ध थे जो सेना के महत्वपूर्ण अंग होते थे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है, अगला रीजन दे रखा है कि गंगा व सहायक नदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ था। और लेकिन बौद्ध व जैन लेखकों ने मगध की महत्ता के कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया, और इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद मनंद अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। उसके बाद में दे रखा है आपके कि प्रारंभ में राजशाह आधुनिक बिहार के राजवीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी, जिसका अर्थ है राजाओं का घर, यानी राजाओं का घर होता था। और पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहते हैं। पहले पाटलिपुत्र था, अब इसका नाम क्या है? पटना, जो गंगा नदी के किनारे पर बसा था। उसके बाद में दे रखा है भाषाएं और लिपियां। तो भाषाओं और लिपियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाषाएं और लिपियां क्या थी? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख यहाँ पर अरामेइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्म लिपि में लिखे गए, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए। और यहाँ पर दे रखा है अरामेइक व यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया। इसको भी आप अच्छे से याद करें। उसके बाद में दे रखा है एक आरंभिक साम्राज्य।
तो एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में देखिए, मगध के विकास के साथ ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। इसके पौत्र अशोक थे, जिसने कलिंग उड़ीसा को जीता। उसके बाद में दे रखा है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। तो मौर्य वंश उसकी जानकारी के क्या स्रोत थे? तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कला है। इसके साथ समकालीन रचनाएं भी हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की इंडिका नामक रचना। अन्य स्रोत है अर्थशास्त्र, राजनीति का वर्णन है। और उसके बाद में जिसका रचयिता कौन है? कौटिल्य। यहाँ पर रचयिता का नाम भी दे रखा है कौटिल्य। चाणक्य वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। और इसके अलावा मौर्य शासकों की जानकारी जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों व संस्कृत साहित्य में भी मिलती है, लेकिन पत्थरों व स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए, अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों व प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों व पॉलिश किए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों व दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों का आदर शामिल है। उसके बाद में दे रखा है साम्राज्य का प्रशासन। अब मौर्य साम्राज्य है, उसके 5 राजनीतिक केंद्र थे। इसमें कौन कौन से थे? इसमें पहला है पाटलिपुत्र राजधानी, 4 प्रांत, और दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है उज्जैनी, और 4 नंबर दे रखा है आपको तौसाली, और उसके बाद में 5 नंबर दे रखा है आपके सुवर्णगिरी। ओके, तो इन 5 राजनीतिक केंद्रों के नाम जरूर आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अभिलेखों से पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश है वो उत्कीर्ण किए गए थे। उसके बाद में दे रखा है आपके कि इस विशाल साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था का एक समान होना असंभव था। जैसे कहाँ अफगानिस्तान का पर्वतीय भाग व कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र सबसे सबल प्रशासनिक नियंत्रण राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतों में था। उसके बाद में दे रखा है तक्षशिला और उज्जैनी। तो तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे, जबकि सुवर्णगिरी सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खान के लिए उपयोगी माना जाता था। उसके बाद में दे रखा है यहाँ पर कि साम्राज्य संचालन के लिए भूमि व नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह व महीनों का समय लगता था। अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था व सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। उसके बाद में देखिए इंपोर्टेंट दे रखा है आपके कि मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया। इनमें से एक का काम है नौसेना का संचालन करना था, दूसरी यातायात व खान पान का संचालन करती थी, और तीसरी का क्या काम था? पैदल जो सैनिक है उनका संचालन, और चौथी का काम है अश्वारोहियों, और 5वीं का है यहाँ पर रथारोहियों, और 6ठी का काम है हाथियों का संचालन करना था। तो यहाँ पर कंप्लीट आपको देखना है, अच्छे से आपको याद करना है। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। तो उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों व शिल्पकारों की नियुक्ति करना। उसके बाद में दे रखा है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा किया। धर्म के प्रचार के लिए धम्म माहमात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई, और यह साम्राज्य केवल 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। उसके बाद में दे रखा है राजधर्म के नवीन सिद्धांत।
यानी दक्षिण के राजा और सरदार। तो उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण क्षेत्र में स्थित तलिकम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ भाग में चोल, चेर, पांडे जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध व स्थायी सिद्ध हुए। उसके बाद में सरकार और सरदारी दे रखे हैं। तो सबसे पहले सरदार के बारे में पढ़ेंगे कि एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। उसके बाद में सरदार के कार्य। अब सरदार है, उनके क्या कार्य होते थे? तो विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करना और अपने अधीन लोगों को भेंट करता, लेकिन कर की वसूली राजा करता था और अपने समर्थकों में भेंट का वितरण करता। उसके बाद में सरदारी। अब सरदारी क्या होते थे कि सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इसमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी, ये इंपोर्टेड दे रखा है। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशिया के शक शामिल थे। उसके बाद में देविक राजा। अब देविक राजा भी इंपोर्टेड दे रखा है। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके बाद में दे रखा है जिस राज धर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों व मूर्तियों से प्राप्त होता था। और माठ दे रखा है यहाँ पर मथुरा यूपी के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई। और अफगानिस्तान के एक देव स्थान से भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इन मूर्तियों के माध्यम से कुषाण स्वयं को देवतुल्य बनाना प्रस्तुत किया है। उसके बाद में दे रखा है कि कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। और उसके बाद में दे रखा है कि चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों के द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। और वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे, कमजोर होते थे, वे बड़े राजाओं के अधीन हो जाते थे। उसके बाद में दे रखा है आपके वेरी इंपॉर्टेंट दे रखा है कि गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य सिक्कों अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। जैसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे और संस्कृत में की थी। उसके बाद में दे रखा है बदलता हुआ देहात यानी जनता में राजा की क्या छवि थी। तो यहाँ पर दे रखा है कि जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। और यहाँ पर दे रखा है कि गंध तिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती थी। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे। जब राजा अपनी पहचान छुपाकर गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो सब ने अपने दुखों के लिए राजा को बुरा भला कहा, उनकी शिकायत की। रात में डकैत उन पर हमला करते थे तो दिन में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारी ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए लोग गांव छोड़कर जंगलों में बस गए। ये आपको याद रखना है इस कहानी को। उसके बाद में दे रखा है कि कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा विशेषकर ग्राम प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि राजा अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े करों की मांग करते थे, जिसे किसान यहाँ पर दे रखा है ग्रस्त यानी दुखी रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का उपाय जंगल की ओर भाग जाना था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढने वो शुरू कर दिए। उसके बाद में उपज बढ़ाने के तरीके,
अब उपज बढ़ाने के तरीके क्या हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपज बढ़ाने का एक तरीका है हल का प्रचलन था, जो 6 शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों से जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा घाटी में धान की रोपाई के कारण उपज में वृद्धि होने लगी, बढ़ोतरी होने लगी। और यहाँ पर दे रखा है कि लोहे के फाल वाले हल के कारण फसलों की जो उपज है वो बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का प्रयोग उपमहाद्वीप के कुछ भागों में किया जाता था। पंजाब और राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी से शुरू हुआ। उसके बाद में दे रखा है कि जो किसान, इंपॉर्टेंट दे रखा है कि जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया। उपज बढ़ाने के एक और तरीका कुओं, तालाबों, नहरों से सिंचाई करना, व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन है वो निर्मित किए बनाए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं व नहरों जैसे सिंचाई के साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया। उसके बाद में है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। अब खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेत से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जागीरदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था, जो किसान पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। उसके बाद में दे रखा है आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेललालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्वर और दास अणिमई। उसके बाद में गृहपति। अब देखिए गृहपति कौन होता है, घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाले या वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण करता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले सम्राट, व्यक्तियों व व्यापारियों के लिए भी किया जाता था। उसके बाद में दे रखा है कि भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इसमें से कुछ अभिलेख पत्थर पर लिखे गए, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख है वो संस्कृत में थे। उसके बाद में दे रखा है आपके यहाँ पर कि प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त सेकंड 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ, जो एक महत्वपूर्ण वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया। इसका कारण हो सकता है कि वह रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी। यह भी हो सकता है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता था। अभिलेखों के अनुसार लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव वाद विवाद का विषय बना हुआ है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने शुरू किए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं
को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। उनका नियंत्रण कम होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। उसके बाद में दे रखा है आपके यहाँ पर पाटलिपुत्र का इतिहास, यानी पटना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नामक के एक गांव से हुआ। 5वीं सदी ईसा पूर्व मगध के शासकों ने अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय लिया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते जाते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। चीनी यात्री ह्वेनत्सांग 7वीं सदी में आया और नगर खंडहर में बदल गया। और उसके बाद में इम्पोर्टेड है आपके, देखिए यहाँ पर कि हर्ष चरित्र संस्कृत बाण भट्ट जो हर्षवर्धन का राजकवि था। उसके बाद में नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो नगरीय जनसंख्या क्या है, तो शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगर में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अनेक प्रकार के पुरावशेष मिले हैं। इनमें उच्च श्रेणी के मिट्टी के कटोरे तथा थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी हुई है और इन्हें उवरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। इन प्रयोग अमीर लोग किया करते थे। इनका प्रयोग अमीर लोग हैं वो करते थे, धनी लोग करते थे। साथ ही सोने, चांदी, तांबे, शीशे, हाथीदांत जैसे तरह तरह के पदार्थों से बने गहने, हथियार, औजार, बर्तन, सीप, पक्की ईंटें हैं वो भी इनमें मिली हैं। उसके बाद में दे रखा है कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हम कई नगरों के छोटे दानात्मक अभिलेख मिले हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उनके व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता है। इन नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, श्रवणकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजाओं का विवरण लिखे होते थे। उसके बाद में दे रखा है कि कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा गया था। और ये श्रेणियां पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उससे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। शिल्पकारों ने नगरों में रहने वाले सम्भ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोहे उपकरण हैं उनका प्रयोग किया। उसके बाद में उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार दे रखा है। तो मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी में यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे क्या लेते थे, धन लेते थे। उसके बाद में दे रखा है कि इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। तमिल भाषा में यहाँ पर दे रखा है मसूत थुवन और प्राकृत में सथवाह और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे, अमीर हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। उसके बाद में दे रखा है सिक्के और राजा। तो व्यापार के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। उसके बाद में दे रखा है प्यारे बच्चों, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। इस लाइन को जरूर याद करना, जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। इसको अंडरलाइन भी किया गया है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है आपके कि हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों के द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे, बराबर थे। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं
जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से क्या थे, संबंधित थे। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों का योद्धे शासकों के द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धियों की व्यापार में रुचि और सद्भागिता परिलक्षित होती है। और उसके बाद में इम्पोर्टेंट है आपके, ये भी इस लाइन को भी आपको याद रखना है कि सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इस लाइन को जरूर याद करना। उसके बाद में सिक्कों का जो अध्ययन है, सिक्कों का जो अध्ययन है वो मुद्रा शास्त्र जेम्स प्रिसेप ने अशोककालीन ब्राह्म लिपि का 1838 में अर्थ निकाला। इस लाइन को जरूर याद कर लेना। उसके बाद में दे रखा है आपके कि देवाना प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। जब देवानाम प्रिय यानी देवाना प्रिय ने अपने शासक के 8वें वर्ष पूरे किए तो उन्होंने आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला। उसके बाद में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदर का आक्रमण कब किया गया था, 327 से 325 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण कब किया गया, 321 ईसा पूर्व। और अशोक का शासन ये आपको इस सन में दे रखा है। और मौर्य साम्राज्य का अंत दे रखा है 1825 ईसा पूर्व। और पश्चिमोत्तर के शक मध्य एशिया के लोग शासक रोमन व्यापार सोने के सिक्के, तो इनका आपको दे रखा है 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। और 78 ईसा पूर्व में ये महत्वपूर्ण दिया गया है कनिष्क का राज्यरोहण। तो कनिष्क का राज्यरोहण कब किया गया, 78 ईसा पूर्व में। और समुद्रगुप्त यहाँ दे रखा है इनका। और कनौज के राजा हर्षवर्धन चीनी यात्री स्वान की यात्रा दे रखी है 606 से 647 ईसा पूर्व। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया, 1784 ईस्वी में। तो इस डेट को भी आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ इतिहास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके कंप्लीट जो नोट्स हैं वो मैंने करवा दिए हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको फुल मार्क्स लाना है हिस्ट्री के अंदर, इतिहास में पूरे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा चैप्टर आपको यही नोट्स आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।